वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हम बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं और बच्चों में क्लब फुट की जो वजूहात हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है। क्लब फुट होता क्या है, ये किन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, और अगर बच्चे इस चीज़ का, इस मर्ज़ का शिकार हो गए तो उसके बाद फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो कितना अहम रोल प्ले कर रही होती है, वो आज हम आपको बताएंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर सलमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सलमान, बच्चों में क्लब फुट की क्या वजूहात हैं और फिजियोथेरेपी कितना एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है? अच्छा, क्लब फुट बेसिकली बच्चों के पैदाइशी पाँव के टेढ़ेपन को कहते हैं। ओके। इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। जेनेटिक हो सकता है कि ख़ानदान की हिस्ट्री चल रही है, ख़ानदान के अंदर कोई पहले से हिस्ट्री है कि पाँव का टेढ़ापन है, दोनों पाँव में या एक पाँव में टेढ़ापन हो सकता है। 1000 में से एक बच्चे को ये वाला मसला हो सकता है, लेकिन ये इतने कम अकरेंस होने के बावजूद बहुत ज़्यादा ये मसाइल होते हैं। होता ये है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि कम्प्लीटली ट्रीटेबल है अगर इसे प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग के अंदर डायग्नोस के बाद लेके चला जाए। ओके। इसका इलाज ये है कि जैसे बच्चा पैदा होता है आपके, या तो आपको अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है बच्चे का एक या दोनों पाँव टेढ़े हैं, ओके, या बच्चे की पैदाइश के बाद नजर आ जाता है। सही है। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद बच्चे को आप पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं। वो बच्चे के पाँव के हिसाब से उसकी कास्टिंग करता है, यानी कि उस पर ब्रेस चढ़ाता है, कास्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता नरमी से हफ्ते हफ्ते के बाद बच्चे के पाँव को वापस नेचुरल पोजीशन में ले आता है। 10 में से 8 के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सारे प्रोसेस के बाद सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और ये बड़ी माइनर सी सर्जरी होती है, बिल्कुल किसी किस्म का टांका नहीं लगता। अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट में शुरू की जाए, सही है, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके। नॉर्मल लाइफ गुजारता है, नॉर्मल माइलस्टोन जिस तरह चलने की पोजीशन है, सारी चीज़ें प्रॉपर नॉर्मल बच्चों की तरह काम करता है, क्योंकि बच्चे की ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में हो जाती है। लेकिन देखा ही जाता है कि देहाती इलाकों में या पेरिफेरीज के इलाकों में होता ही है कि बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर की जाती। हम क्या करते हैं कि बच्चे को टेढ़ापन देखते हैं पाँव में, उसके बाद उसका इलाज डिले कर देते हैं कि 6 महीने का होएगा फिर करावांगे, हालांकि थोड़ा जब बच्चा वड्डाते होइए। इसके अलावा हम दम के चक्करों में रहते हैं कि दम हो जाए, या कोई ऐसी दवाई है, फलां हकीम साहब ने पक्की बनाई है, या फलां बंदा पट्टियाँ करता है, या फलां दादी को सही मालिश करने आती है। जब हम इस तरीके पे रहते हैं तो वो बच्चे के लिए ये परमानेंट डिसेबिलिटी बन जाती है। आज तक मैंने जितने भी पेशेंट्स ख़राब देखे हैं आप क्लब फुट के हवाले से, ये सारे इन्हीं मेथड्स पे रहे हैं। इतना आसान इसका ट्रीटमेंट हो चुका है कि बच्चे को स्टार्टिंग के अंदर 8-10 दिनों के अंदर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया जाए और बच्चा कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम ये प्रॉपर मेथड नहीं फॉलो करते, पेरेंट्स सर्जरी से डर रहे होते हैं कि सर्जरी नहीं करवानी, सर्जरी नुकसानदेह हो सकती है। ये कंडीशन 100% ट्रीटेबल है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप मेडिकल सुपरविजन में रहेंगे। जैसे ही आपके डॉक्टर ने, आपके जो पीडियाट्रिशियन ने आपको छुट्टी दे दी है कि जी बस अब इस बच्चे की अब थेरेपी करवाएं, अब बच्चे की फिजियोथेरेपी होगी। फिजियोथेरेपी के अंदर ऐसा नहीं है कि रोजाना आपको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जब तक बच्चा आपका 9 से 10 माह का नहीं हो जाता, वो अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ट्रीटमेंट रहता है। शुरुआत में मेडिकल डॉक्टर की, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट आपको वीकली बेसिस पे बुलाता है, पेरेंट्स को सिखाता है, बच्चे की अम्मी अब्बू को सिखाता है कि ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, अब आपने कहा कि सर्जरी होती है लेकिन बगैर किसी टांके या कट के हो रही होती है, तो बहुत से लोग तो डर जाते हैं ना कि छोटा सा बच्चा है तो उसकी सर्जरी कैसे करा दें, अभी तो वो 1-2 महीने का होता है, तो सर्जरी फिर कैसे होती है, ये भी तो थोड़ा बता देना लोगों के दिमाग में। मेरे भी दिमाग में ये चल रहा था कि बगैर कट और टांके की होगी तो कैसे होगी? नहीं, कट तो हल्का सा लगेगा, टांका नहीं लगेगा, यानी कि इतना बारीक कट होता है कि उसमें टांके की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें होता ही है कि जब बच्चे का पाँव अंदर की तरफ टेढ़ा होता है ना, उसे मैनुअली आराम आराम से मैनुपुलेट करके कास्ट चढ़ा के बच्चे के पाँव को सीधा कर देते हैं। सही है। अब कुछ बच्चों में सीधे पाँव होने के बावजूद उनकी काफ यानी कि पिंडली का पट्टा इतना टाइट हो जाता है कि बच्चे अब पंजों पे रहते हैं। अब बच्चे के पाँव तो सीधे हो गए हैं, लेकिन जब बच्चा चलेगा तो पंजे के बल चलेगा। ये पंजे के बल ना चले, इसलिए पीछे अल्लाह पाक ने हमारे कुछ टिश्यूज रखे होते हैं, इस टिश्यूज को हल्का सा वो काट के बारीक कर देते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वो जो आपका पट्टा पूरा उसने पिंडली को पकड़ के रखा हुआ है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, लूज हो जाता है। इसको टेनेक्टमी कहते हैं, और बिल्कुल माइनर सी सर्जरी होती है, फौरी तौर पर बच्चे को घर भेज देते हैं। लेकिन ये हर बच्चे की नहीं होती, जिसको डॉक्टर जरूरी समझे सिर्फ उसकी सर्जरी करते हैं, और 10 में से तकरीबन 8 बच्चों की सर्जरी होती है। और अगर डॉक्टर सलमान बच्चे को इग्नोर कर दिया है, बच्चा बड़ा हो गया है, मतलब 3-4 साल का हो गया है और वो इसी कंडीशन के साथ है, और अब अगर माँ बाप जो हैं वो इसका थेरेपी कराना चाहते हैं, तो क्या बच्चा नॉर्मल तरीके से चल सकता है?
अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ ना परमानेंट डिसेबिलिटी बन सकती है। अगर तो बच्चे की उम्र ओके। 4-5 साल हो गई है, या तो वो पाँव टेढ़ा रख के चल रहा है, अब पाँव की मैकेनिक्स ही ख़राब हो गई होती है, क्योंकि ये मैकेनिकल इशू है। मैकेनिक्स जब एक दफ़ा ख़राब हो जाती है तो काफ़ी हद तक बेहतर तो हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जो अगर वो बचपन में ही करते, छिले की पोजीशन में ही करते, तो बच्चे ने जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाना था, वो सही है। बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन नहीं बनती बच्चे की। ठीक है, शाजिया हैं हमारे साथ फैसलाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाजिया, क्या पूछना चाह रही हैं? आप ही, मेरा ना भांजा है तकरीबन 10 साल का, तो उसके ना एक साइड के पट्टे खींचे हुए हैं, पाँव भी और हाथ भी टेढ़ा है, उसका कोई इलाज हो सकता है? ठीक है शाजिया, अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते अच्छा, हैं। इसके अंदर ना काफ़ी वजूहात हो सकती हैं कि एक साइड के पट्टे खींचे हुए हैं, हाथ भी और पाँव भी, हाथ भी टेढ़ा थोड़ा सा, है। इसका हल ये होता है कि सबसे पहले तो पीडियाट्रिशियन किसी अच्छे न्यूरो को दिखाएं। ओके। वो बच्चे का एक एग्जैक्ट डायग्नोज बनाएगा, क्योंकि बच्चे के मामले में ना किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता कि आपको बच्चे को ये टेढ़ा पाना है, उसको ये करें ठीक हो जाएगा, या ये पानी में घोल के पिलाएं ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं है, ये प्रॉपर एक कंडीशन होती है, उसका डायग्नोज होना जरूरी है कि हो क्यों रहा है, वजह क्या बनी सही है, है, ठीक फिर है। उसकी वजह के साथ मैनेजमेंट क्या है, मेडिसिन क्या उस लिहाज से ऐड होगी। तो इसमें 2 ट्रीटमेंट चलेंगी बच्चे की। एक तो मेडिकल साइड से, मेडिकल अपनी सुपरविजन में मेडिकल डॉक्टर है, मेडिसिन ठीक देगा, है। साथ फिजियोथेरेपी चलेगी, क्योंकि ये जो नॉर्मल बच्चा चल नहीं रहा, नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, तो साथ फिजियोथेरेपी होती रहे ताकि बच्चे का बैलेंस दोनों साइड का बराबर रहे, ठीक। ताकत दोनों साइड पे बराबर रहे, दोनों लिम्ब आपके बेहतर रहे, बाकी साथ मेडिसिन साथ लाजमी चलेगी। चले, क्लब फुट वाले बच्चों के लिए किस तरह की एक्सरसाइज, जैसे आपने कहा कि हम माँ बाप को सिखा देते हैं कि वो उनको एक्सरसाइज कराएं, किस तरह की हो सकती है? अच्छा, इसमें होता ये है कि बच्चे का चूंकि पाँव अंदर की तरफ थोड़ा टेढ़ा होता है, तो हमने अंदर के लिगामेंट्स को, अंदर के टिश्यूज को थोड़ा सा नरम रखना होता है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है कि बच्चों को पाँव को इस तरह बस आपने बेंड करना, और ये हर बच्चा चूंकि डिफरेंट होता है इसमें, किसी बच्चे के दोनों साइड पे है, किसी का एक साइड पे है, किसी के टेढ़े पाने की डिग्री का फर्क होता है। तो वो फिर बच्चे के पाँव को देख के ही पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि ये इसको सिर्फ इतना इस तरह मूव करें, दिन में 3 बार अच्छा। मूव करें, और अगर किसी बच्चे को मालिश की ज़रूरत है तो उसे इस तरह मालिश करें। ओके। और वो जो प्लास्टर्स उतर जाते हैं, वो सारे जो बैंडेजेस उतर जाते हैं, तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी करानी है? ये प्लास्टर वगैरह तो पहला ट्रीटमेंट है ना आपका, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्लास्टर से मैनिपुलेशन से रहेगा। इसके फौरन बाद बच्चा रेफर हो जाता है फिजियोथेरेपिस्ट को। फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज भी ऐड करवानी है, इसके साथ कोई जूते स्पेशल बच्चे के बनवाते हैं, या वो जूते ऐड करवा सकते हैं, या किसी किस्म के कास्ट वगैरह ऐड करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। ओके। और ये थेरेपी कितनी देर तक लास्ट करती है? बच्चे की उम्र जब तक 9 से 10 माह तक नहीं हो जाती, तब तक बच्चा नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद थेरेपी बंद हो जाती है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह चल रहा होता है? बिल्कुल नॉर्मल बच्चा, जिस तरह 10-11 माह के अंदर बच्चा चलना शुरू होता है, ये नॉर्मल माइलस्टोन अपने प्रॉपर अचीव करता है, पाँव की पोजीशन बेहतर हो जाती है, क्योंकि मैकेनिकल इशू है। अच्छे जिस तरह मैकेनिकल अलाइनमेंट से, बैलेंसिंग से ही ये ठीक हो जाती है। अच्छा, चले हमने मान लिया कि बच्चा बचपन में ही ठीक हो गया, मेडिकल भी सारा कर लिया, हम लोगों ने फिजियोथेरेपी करा ली, बड़े होते होते जब ग्रोइंग एज में है या पे एडल्टहुड में चला गया है, तो ऐसी कोई कमज़ोरी हो गई है, क़ुव्वत मुदाफ़त की खिंचाव आ गया है हमारे पट्ठों के अंदर, तो क्या बच्चा दोबारा से उस साइड पर जा सकता है, या फिर उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने पट्ठों को मजबूत करने के हवाले से? अच्छा, जब एक दफ़ा आप इसकी ट्रीटमेंट से निकल गए हैं ना, तो वो दोबारा वो मसला आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो बच्चे को हर एज में करनी चाहिए। एक्सरसाइज का जब भी वर्ड आता है हम समझते हैं या तो कोई बहुत मोटा होगा तो वर्जिश करेगा, या किसी ने वजन बढ़ाना होगा तो वर्जिश करेगा, या जिस्म को खूबसूरत बनाना होगा तो वर्जिश करेगा। वर्जिश हमारे जिस्म की ज़रूरत है। आपकी दादी, परदादी, उनके दादाजी, जितने भी बड़े लोग थे, इनकी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर फिजिकल एग्जर्शन इतनी थी, इन्हें वर्जिश की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें जिंदा रहने के लिए वर्जिश की ज़रूरत है। ठीक है। चले, अनवर अली हैं कराची से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनवर साहब, क्या पूछना है आपने? मेरे ये मतलब पूरे में दर्द समझो कि दूसरा तीसरा मोरा जो है ना ये खराब हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई आपने एक्सरे MRI करवाई थी? हाँ जी। MRI में क्या आया था? उसमें मतलब मोरा जो है ना 2 हिल गए हैं, मतलब जो आप जगह छोड़ गए। मोहरे हिल गए हैं 2 कह रहे हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि कई दफ़ा पेरिफ्रीज में या देहाती साइड पे ना डॉक्टर मरीज को समझाने के लिए इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं कि आपका मोहरा निकल गया है, मोहरा हिल गया, या कई दफ़ा डॉक्टर ना भी करें टेक्नीशियन कर देता है, आपका ज़ेन मोहरों की तरफ ले जाता है। तो इसके अंदर ये है कि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि आपके मसल्स का स्पैज़म, कमर के पट्ठों का कड़ाव होगा,
آپ ایکس رے کروائیں گے, پٹھوں میں کڑاؤ آئے گا تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ آپ کو موہریاں دا مسئلہ ہو گیا تھا. وہ اس چیز کو ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مہروں کے مسئلے کے ہمارے پاس جتنے مریض ہیں, ہم مہروں کا مسئلہ اس کو کہتے ہیں یا تو مہروں کے اندر آپ کو ٹی بی ہے, یا مہروں کے اندر آپ کو وہ آپ کا آرتھرائٹس کی وجہ سے آپ ہڈی کی نوکیں نکل آئی ہیں, یا آپ کا مہرہ فریکچر ہو کے جس کو لستھیسس کہتے ہیں آگے کو نکل گیا, یہ کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں مہروں کا مسئلہ. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ ہڈیوں میں اسٹریٹنس آ گئی ہے, کمر میں کڑاؤ ہے, ڈسک سلپ ہے, یہ سارا پٹھوں کے ایشو کی ڈومین میں آتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے کمر کے پٹھوں میں جب کمزوری آتی ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. کمر کے پٹھوں کا مضبوط کر لیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کے لیے کچھ سمپل سی ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ کھڑے ہو کے آرام سے کر سکتے ہیں, اور اس سے یہ ہے کہ روز مرہ کرنے سے آہستہ آہستہ ڈسک بھی ہائیڈریٹ ہوتی ہیں اور طبیعت میں بہتری آتی رہتی ہے. لیکن ان ایکسرسائزز کے ساتھ فزیو تھراپی لازمی کروائیں. فزیو تھراپیز بھی ضروری ہے. فیضان ہے لاہور سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیضان صاحب, کیا پوچھنا ہے؟ یہ کیا نام ہے, بھائی کے حوالے سے پوچھنا تھا. کس کے حوالے سے؟ یہ کھانا وغیرہ یہ سبزی ساری مہنگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے فیضان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم ابھی آپ کو اس کے بعد بتا دیں گے ہمارے نمائندے سے کہ یہ سبزیاں کیوں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں اور آپ میں سبزیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جاتے جاتے پھر ایکسرسائز جو 2-4 ایکسرسائز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. یہ جو کمر کا مسئلہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے, اس کے لیے کچھ اسپیسیفک ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ آرام سے روزانہ اپنی روٹین کے اندر کریں گے, آپ کا یہ مسئلہ بہتری کی طرف آ جائے گا. اب سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ جس کو کمر میں درد ہے وہ یہ کر سکتا ہے. سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ بالکل جسم ڈھیلا چھوڑ کے پاؤں ہلکے سے کھول لینے ہیں, اور آپ نے جسم کو بالکل لوز چھوڑ کے یہ اس پوزیشن میں موو کرنا ہے. اچھا, اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر اللہ پاک نے ڈسک رکھی ہوتی ہے, بالکل بازو ڈھیلے چھوڑ دینے ہیں, کمر لیکن رکھنا سیدھا ہے. ازیوم یہ کرنا ہے کہ آپ کو کوئی چیز اوپر سے کھینچ رہی ہے. اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو ڈسک ہے وہ جب ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے, لگاتار بیٹھنے کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہوتی ہے, تو اس کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے, آپ کی پھر ڈسک سلپ ہوتی ہے, مسئلے رہتے ہیں. اس سے موومنٹ ہو رہی ہے, وہ ڈسک کے اندر لوبریکیشن آ رہی ہے, ڈسک پراپر ہائیڈریٹ رہتی ہے. اٹھتے ساتھ